अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान। आई एम अकाउंटिंग कोच, एजुकेशनल ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकर। मेरी आज की वीडियो फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग के ऊपर बेस करती है, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चे के पास जब पेपर आता है फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग में तो काफ़ी जगहों पर वो कोलैप्स कर जाता है, काफ़ी जगहों पर वो मिस्टेक करता है, जिसकी वजह से उसके वो मार्क्स नहीं आ सकते या वो मार्क्स नहीं आते जो उसके आने चाहिए। मैं इस वीडियो के अंदर हर उन पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगा जहां पर बच्चा मिस्टेक करता है या पेपर करते वक्त काफ़ी जगहों पर गलती करता है और एग्जामिनर या चेकर उसको मार्क्स नहीं देता और उसके मार्क्स कट कर देता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस फेसबुक पेज को लाइक एंड शेयर करें ताकि इस तरह की नए आने वाली वीडियोस को आप देख सकें। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए कि जो ये समझते हैं कि हमारी तो तैयारी है लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि हम पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें या अकाउंटिंग के पेपर को हम कैसे सॉल्व करें ताकि हमारा पेपर अट्रैक्ट हो और एग्जामिनर हमें अच्छे तरीके से मार्क्स दे सके। पहला जो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है जनरल जर्नल के अंदर सबसे मेन पॉइंट जो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले वो फॉर्मेट सही नहीं बनाता। कंपनी का नेम सबसे पहले आएगा, फिर जर्नल आएगा, फिर आएगा फॉर द पीरियड एंडेड और जो सवाल के अंदर पीरियड दिया होगा उसको हम लिखेंगे। फिर डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंसेस, डेबिट एंड क्रेडिट, इन चीज़ों को हम लेके चलते हैं। इसके अंदर कौन सी एंट्रीज आएंगी? एक तो कैपिटल की एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट की, फिर कुछ आपकी परचेज की एंट्री होगी, कुछ सेल की होगी, एक आध आपकी लायबिलिटी यानी ऑन अकाउंट की होगी, एक आपकी विड्रॉ की एंट्री आएगी और उसके साथ साथ इसके अंदर एक आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक आपकी ड्राइंग की भी आ सकती है। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि पोस्ट रेफरेंसेस का कॉलम बच्चा 90% नहीं बनाता, क्योंकि जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो पोस्ट रेफरेंसेस के कॉलम में कुछ आ नहीं रहा होता तो वो उसको भूल के आगे चले जाते हैं। तो आपका जो जर्नल है वो 5 चीज़ों पे मिलके बनता है। नंबर 1 इज डेट, फिर पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंसेस, डेबिट एंड क्रेडिट। तो इन 5 चीज़ों को लाजमी आपने लिखना है। दूसरा मेरा टॉपिक है कैश बुक के अंदर काफ़ी सवालात आए मेरे पास। कैश बुक के अंदर जो मिस्टेक बच्चे करते हैं कि हमें सर समझ में नहीं आता हम कौन सी एंट्रीज़ को कैश बुक में लेके जाएं और कौन सी एंट्रीज़ को कैश बुक में नहीं लेके जाएं। डियर स्टूडेंट, वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। कैश बुक के अंदर हम लोग सबसे पहले कंपनी का नेम आता है, देन फिर कैश बुक की हेडिंग आएगी, इसके अंदर आएगा फॉर द पीरियड एंडेड और जो आपके पास सवाल में पीरियड दिया होगा हम उसको लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास डेट, पर्टिकुलर, डेबिट बैलेंस, फिर डेट, पर्टिकुलर, क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस के अंदर 3 कॉलम बनते हैं। नंबर 1 इज सेल डिस्काउंट, नंबर 2 इज कैश, नंबर 3 इज बैंक। हम क्रेडिट बैलेंस में जाएंगे, वहां पे भी 3 कॉलम बनते हैं, परचेज डिस्काउंट, कैश और बैंक। डेबिट बैलेंस के साथ सेल डिस्काउंट को रखिएगा, क्रेडिट बैलेंस के साथ आपने परचेज डिस्काउंट को रखना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेबिट साइड पे भी आपका पोस्ट रेफरेंसेस आएगा और क्रेडिट साइड पे भी आपका पोस्ट रेफरेंसेस आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है हमारे पास कि हम कौन सी एंट्रीज को हम लेके चलेंगे। डियर स्टूडेंट, जिस एंट्री में कैश होगा या बैंक होगा हम उन एंट्रीज को लिखेंगे। अगर कैश डेबिट है तो डेबिट साइड पे, अगर कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे, अगर बैंक डेबिट है तो डेबिट साइड पे और अगर बैंक क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास एक सवाल है कि सर एक एंट्री है कि सेल गुड्स ऑन अकाउंट, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनती है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल इज क्रेडिट। तो ना तो इसके अंदर कैश है और ना ही इसके अंदर बैंक है, तो इस एंट्री को आप लेफ्ट कर देंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, जिस एंट्री में कैश और बैंक नहीं होगा हम उस एंट्री को लेफ्ट कर देंगे। इसके अंदर पे दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कॉन्ट्रा एंट्री। ऐसी एंट्रीज जो डेबिट साइड पे भी रिकॉर्ड हो और क्रेडिट साइड पे भी रिकॉर्ड हो उस एंट्री को हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मीन्स टू रिकॉर्ड बोथ साइड ऑफ कैश बुक,
डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी। यहां पर जब हम कॉपीज चेक करते हैं तो देखते हैं यहां पर सी, कॉन्ट्रा का सी लगाना भूल जाते हैं, जो कि पोस्ट रेफरेंसेस में लिखना लाजमी है। इट मींस कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इसको बच्चे भूल जाते हैं। फॉर्मेट 90% बच्चा कैश बुक का फर्स्ट ईयर के अंदर फॉर्मेट गलत बनाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने 80% अपने कॉपीज में देखा है, जब चेक होती हैं उसके अंदर देखा है कि जब कैश बुक बनाते हैं बच्चे तो जो डिस्काउंट में अमाउंट आता है उसका टी अकाउंट नहीं बनाते। आप लोग टी अकाउंट बनाया करें। सेल डिस्काउंट डेबिट है तो डेबिट साइड पे टी अकाउंट बनेगा, यानी डेबिट साइड पे अमाउंट आएगा, और परचेज डिस्काउंट क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है तो इसलिए इसका क्रेडिट साइड पे टी अकाउंट में अमाउंट जाएगा। दो चीजें मेरे पास काफी सवालात है कैश बुक के अंदर कि सर आप हमें यह बताएं कि सेल डिस्काउंट की क्या आइडेंटिफिकेशन है और परचेज डिस्काउंट की क्या आइडेंटिफिकेशन है। तो डिस्काउंट की एंट्री के अंदर हम ये बताते हैं कि डिस्काउंट में इन फुल सेटलमेंट लिखा हो तो इसका मतलब ये डिस्काउंट है। हमारे पास दो किस्म के डिस्काउंट होते हैं, नंबर 1 सेल डिस्काउंट, नंबर 2 परचेज डिस्काउंट। रिसीव के साथ, रिसिप्ट के साथ या कलेक्ट के साथ अगर इन फुल सेटलमेंट लिखा होगा तो इसका मतलब ये सेल डिस्काउंट है। रिसीव, रिसिप्ट, रिसीव्ड या कलेक्ट, इसका मतलब ये कौन सा डिस्काउंट है? सेल डिस्काउंट है। अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं, इशू, इशूड, पे या पेड, इशू, इशूड, पे या पेड लिखा हो और इसके साथ फुल सेटलमेंट लिखा हो तो ये हमारा परचेज डिस्काउंट होता है। सेल डिस्काउंट डेबिट साइड पे जाएगा, परचेज डिस्काउंट क्रेडिट साइड पे जाएगा। मेरी बात उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। इसके साथ हम आगे चलते हैं विड्रॉ। आपके पास विड्रॉ की दो एंट्रियां हैं, एक होता है पर्सनल यूज, एक होता है ऑफिस यूज। पर्सनल यूज के लिए आपको पता है किसको डेबिट करते हैं और ऑफिस यूज के लिए भी आपको पता है किसको डेबिट करते हैं। पर्सनल यूज के लिए आप सिर्फ क्रेडिट साइड पे जाएंगे और ऑफिस यूज के लिए आप दोनों तरफ रहेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। आगे चलते हैं, मेरा नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल के अंदर बच्चे कंफ्यूजन में ये शिकार होते हैं कि सर कौन सी एंट्री इसके अंदर जाएंगे, तो उसके समझने से पहले आप ये देख लें कि आपके पास स्पेशल जर्नल के अंदर कितने जर्नल होते हैं। हमारे पास स्पेशल जर्नल के अंदर टोटल 4 जर्नल होते हैं। नंबर 1 इज सेल जर्नल, 2 इज परचेज जर्नल, 3 इज परचेज रिटर्न जर्नल, नंबर 4 इज सेल रिटर्न जर्नल। जो एंट्री सेल जर्नल की होगी इसको सेल जर्नल में, जो परचेज रिटर्न की होगी इसको परचेज जर्नल में लेके जाएंगे, जो सेल रिटर्न की होगी उसको सेल रिटर्न, और जो परचेज रिटर्न की होगी उसको परचेज रिटर्न में लेके जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी एंट्री इनमें आएगी। अगर आपके पास एंट्री है परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट तो वो परचेज जर्नल में जाएगी, सेल मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट तो वो सेल जर्नल में जाएगी। अब कौन सी एंट्रियां इनमें नहीं जाती? आपके पास कैश की एंट्री होती है और आपके पास फिक्स एसेट को परचेज या सेल की है या कैश की एंट्री सेल या परचेज की है, वो एंट्री ना सेल जर्नल में, ना सेल रिटर्न में, ना परचेज जर्नल में और ना ही परचेज रिटर्न जर्नल में जाएगी। हर पॉइंट को डीपली मैं कैलकुलेट करके समझा रहा हूं, उम्मीद है कि पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आता है बच्चे सवाल करते हैं कि सर कंट्रोलिंग किसका बनाते हैं, सब्सिडरी किसका बनाते हैं, शेड्यूल बनाना लाजमी है या नहीं है। तो बच्चों, जो आप सेल जर्नल बनाएंगे, परचेज जर्नल बनाएंगे या परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न, उस टेबल के नीचे जो एंट्री होती है लाइक परचेज डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल इज क्रेडिट, इनकी आपने कंट्रोलिंग बनाना है। कंट्रोलिंग बनाते वक्त देखना है आपने कि सबसे पहले कंपनी का नेम आएगा, फिर उसके बाद कंट्रोलिंग लेजर अकाउंट, अगर आप परचेज का बना रहे हैं तो परचेज अकाउंट, अगर सेल का बना रहे हैं सेल अकाउंट। बाज़ औक़ात इन अकाउंट के टाइटल कोडिंग नंबर भी दी होती है, उनका आपने अकाउंट नंबर भी लिखना है। इसके साथ आपके पास आएगा डेट, पार्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंसेस, डेबिट, फिर डेट,
फिर पर्टिकुलर, फिर पोस्ट रेफरेंस, फिर क्रेडिट। फॉर्मेट में स्पेशल जनरल में काफ़ी प्रॉब्लम में बच्चे आते हैं क्योंकि ये लेंथी टॉपिक है। फिर सब्सिडरी सब्सिडरी आता है। सब्सिडरी बनाते वक्त हम दो बातों का ख्याल रखते हैं, एक अकाउंट्स पेबल, एक अकाउंट्स रिसीवेबल। अगर अकाउंट्स पेबल डेबिट है तो सब्सिडरी में डेबिट में अमाउंट जाएगा, और अगर अकाउंट्स पेबल क्रेडिट है तो सब्सिडरी में क्रेडिट में जाएगा। इसी तरह अकाउंट्स पेबल को भी देखेंगे। फॉर्मेट क्या है इसका, कंपनी नेम, इसके साथ साथ आपके पास जाएगा सब्सिडरी लेजर अकाउंट। देन आप हर सब्सिडरी लेजर अकाउंट में हर बंदे का अलग अलग सब्सिडरी लेजर अकाउंट बनता है। इसके अंदर आएगा डेट, पार्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंसेस, डेबिट, क्रेडिट एंड इसके साथ आएगा बैलेंसेस। डेट, पार्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंसेस, डेबिट, क्रेडिट एंड पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट एंड टोटल आ जाता है इसके साथ। यहां पर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट एक चीज और देखनी है कि अगर आपके पास कैश की एंट्री है या फर्नीचर सेल परचेज किया, उसको आपने नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा, देन फिर हम शेड्यूल बनाना लाजमी है। सब्सिडरी से जो अमाउंट आएगा वही अमाउंट आपका शेड्यूल में जाएगा। हमारे पास सेक्शन बी का लास्ट टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आपने सबसे पहले कंपनी नेम, फिर उसके साथ आपने जाना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। खास ख्याल रखना है यहां पर हेडिंग में बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर एज ऑन आता है। मैक्सिमम बच्चे देखें फॉर लिखते हैं, फॉर द पीरियड नहीं होगा, एज ऑन आएगा। फॉर्मेटिंग कैसे बनती है, पर्टिकुलर, कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट। कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, तीन बातें होती हैं, पोस्ट रेफरेंस में नहीं आता। अब यहां पे हम देखते हैं कैश बुक हमारा डेबिट बैलेंस है। अगर एडजस्टेड बैलेंस के अंदर बोलता है कैश बुक इज क्रेडिट बैलेंस, तो आपने इसको लेस करना है। बैंक स्टेटमेंट इज अवर डेबिट बैलेंस, तो आपने लेस करना है। क्यों कि कैश बुक इज अवर डेबिट बैलेंस तो प्लस रहेगा। कैश बुक डेबिट बैलेंस बोला है तो प्लस करेंगे, और अगर कैश बुक को क्रेडिट बैलेंस कह देते हैं, नेचर चेंज कर देंगे, तो उसको हम माइनस करेंगे। बैंक स्टेटमेंट में भी इसी तरह होता है कि अगर बैंक स्टेटमेंट को डेबिट बैलेंस बोल दिया है तो लेस करेंगे, क्रेडिट बैलेंस बोल दिया है तो ऐड करेंगे। इसके साथ हमारे पास आता है एरर्स की एंट्रीज को खास तौर पे आपने देखना है कि अगर आपने ज़्यादा इशू कर दिया है तो आप पैसे ऐड करेंगे, अगर कम इशू किया है तो आप और लेस करेंगे। दूसरी बात यहां पर कि जहां वो कहता है नॉट रिकॉर्डेड, अगर कहता है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक तो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। अगर कहता है नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट तो आपने बैंक स्टेटमेंट में ही रिकॉर्ड करना है। उसके बाद मैं यहाँ पर काफ़ी 3 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चे यहाँ पर एडजस्टिंग एंट्री नहीं बनाते हैं। आपको बोला जाए या ना बोला जाए, आपने एडजस्टिंग एंट्री बनाना ज़रूरी है। एडजस्टिंग एंट्री बनाते वक्त आसान सा तरीका है, बैंक स्टेटमेंट से कोई भी अमाउंट नहीं जाएगा, अनएडजस्टेड बैलेंस से भी कोई अमाउंट नहीं जाएगा। आप बैंक को डेबिट करेंगे। अच्छा, इसकी फॉर्मेटिंग देख लें। सबसे पहले कंपनी नेम, फिर एडजस्टिंग एंट्रीज इन जर्नल अंडर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये लिखिएगा लाजमी। डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंसेस, डेबिट एंड क्रेडिट। इसके साथ हम देखते हैं बैंक को आप डेबिट करेंगे, कैश बुक के अंदर जितना भी आपके पास अमाउंट होगा प्लस का उसको आप क्रेडिट कर देंगे, और एंट्री नरेशन लिखेंगे टू एडजस्ट वेरियस अकाउंट अगेंस्ट बैंक अकाउंट। इसी तरह फिर आप सारे कैश बुक के अंदर लेस के अमाउंट को डेबिट कर देंगे और बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे, और उसके बाद नरेशन लिखेंगे टू एडजस्ट वेरियस अकाउंट अगेंस्ट बैंक अकाउंट। एक बात यहां पर मैं जर्नल के हवाले से भूल गया, जो कि आपको बता देता हूं कि अगर आप 2 एंट्रीज नहीं में नरेशन नहीं लिखते तो एग्जामिनर 1 नंबर लाजमी काटता है। दोबारा बता रहा हूं कि अगर आप 2 जनरेशन नहीं लिखते जर्नल के अंदर तो आप लोगों के एग्जामिनर पे लायबिलिटी आ जाती है कि वो 1 नंबर काटेगा। दूसरी बात, आपने हर एंट्री के बाद 1 लाइन छोड़ना जरूरी है। आपने हर एंट्री के बाद 1 लाइन छोड़ना लाजमी है।
फिर हम चलते हैं सेक्शन सी, जो कि मुझे बहुत पसंद है, एडजस्टिंग एंट्रीज, जो बच्चे काफ़ी प्रॉब्लम में आते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस दफ़ा जो आपके पास पेपर आ रहा है ये सेक्शन आप तरीके से कर लेंगे, क्योंकि आसान सवाल है इस दफ़ा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले हम सेक्शन सी के अंदर आपके पास 3 चीज़ें आएंगी, एडजस्टिंग एंट्री, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। इन तीनों में से आपको कोई से भी 2 करने हैं। अच्छा जी, इसके अंदर देखते हैं एडजस्टिंग एंट्री के अंदर आपके पास टोटल 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें हम देखते हैं एक्रूड की एंट्री, डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। ये फिक्स एंट्री है, वीडियो मौजूद है, आप देख लें उसमें। इनकम स्टेटमेंट आप देखिएगा। अच्छा, एडजस्टिंग एंट्री के अंदर टू एडजस्ट लिखना लाजमी है, जर्नल के अंदर टू रिकॉर्ड लिखना लाजमी है। यहां पर बच्चे काफी मिस्टेक करते हैं जो कि गलत है। इसके साथ हम चलते हैं, ऊपर आ जाएगा सबसे पहले कंपनी नेम, एडजस्टिंग एंट्री इन जर्नल फॉर द पीरियड। एडजस्टिंग एंट्री कब बनाई जाती है? साल के आखिर में। एडजस्टिंग एंट्री के अंदर कोई इतना खास बात नहीं है। इनकम स्टेटमेंट में हम चलते हैं। इनकम स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी नेम, इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड आपने यहां पे लिखना है। दूसरी बात, यहां पर आपको मैंने वीडियो में सब कुछ बता दिया, अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो उसमें मौजूद है कि फॉर्मेट आपको मैंने बता दिया है। फॉर द पीरियड लिखा जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। यहां पर आप देखिएगा कि अगर नेट सेल बड़ा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। नेट सेल अगर छोटा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से तो ग्रॉस लॉस कहलाता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर मिस्टेक आती है। आपने कोई भी एक्सपेंस लेना है तो सबसे पहले यह देखना है कि एडजस्टिंग एंट्री के अंदर कोई एक्सपेंस है कि नहीं है। अगर वहां पे डेबिट होगा तो आप प्लस कर देंगे, वहां क्रेडिट होगा तो माइनस कर देंगे। टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड डियर, एक्सपेंसेस में अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखते हैं, मिसाल के तौर पे सैलरी एक्सपेंस सवाल में प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया 10,000 रुपए। चले मैं मॉडल पेपर के ऊपर आ जाता हूं। मॉडल पेपर में देखें सैलरी एक्सपेंस है 16,000, ठीक है, कितने से 16,000 है सैलरी एक्सपेंस, और एडजस्टिंग एंट्री के अंदर भी मिसाल के तौर पे 4,000 है, तो 16,000 प्लस 4,000 20,000 आपका एक्सपेंस में जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। बैलेंस शीट के अंदर बच्चे मिस्टेक करते हैं कि सर बैलेंस शीट में प्रॉब्लम आती है। बैलेंस शीट के अंदर मैं देखता हूं वहां पर करंट एसेट में, फिक्स एसेट्स में, करंट लायबिलिटीज में मिस्टेक आती है। बाकी सब बच्चे सही कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट देखते हैं। इसके अंदर कंपनी नेम, बैलेंस शीट एज ऑन लिखा जाता है, यहां पे एज ऑन जो पीरियड आपको दिया हुआ है। करंट एसेट के अंदर सबसे पहले एसेट्स, यहां पे आएगा लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। आपके पास यहां पर आता है करंट एसेट्स के अंदर सब सही कर रहे होते हैं, बैड डेब्ट्स भी ले लेते हैं, कैश भी ले लेते हैं सारे, लेकिन प्रीपेड हमारा एसेट है। एडजस्टिंग एंट्री के अंदर अगर प्रीपेड डेबिट होगा तो यहां पर आप प्लस कर दीजिएगा, और अगर एडजस्टिंग एंट्री के अंदर अगर प्रीपेड क्रेडिट में है तो यहां पर आपके करंट एसेट में लेस होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास सवाल में प्रीपेड है 10,000 और एडजस्टिंग एंट्री के अंदर 2,000 डेबिट है तो टोटल 12,000 आ जाएगा। लेकिन अगर सवाल में 10,000 है और एडजस्टिंग एंट्री के अंदर अगर आपके पास प्रीपेड क्रेडिट है 2,000 तो आपके पास प्रीपेड आएगा करंट एसेट के अंदर 8,000। मैं उम्मीद करता हूं ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, रिसीवेबल के साथ बैड डेब्ट्स को माइनस करते हैं। यहां पर बच्चे क्या करते हैं, जल्दी में रिसीवेबल को डेप्रिसिएशन से माइनस करते हैं, जिसका आंसर गलत हो जाता है। फिर फिक्स एसेट में हम चलते हैं। फिक्स एसेट्स के अंदर आपने क्या करना है कि आपके पास यहां पर आता है डेप्रिसिएशन, यानी फिक्स एसेट्स को माइनस करेंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर से, ठीक है। लेकिन खास बात यहां पर क्या रखनी है, एडजस्टिंग एंट्री के अंदर आपके पास अमाउंट होगा और प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस दोनों को प्लस करके यहां लिखेंगे। मिसाल के तौर पे प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर जैसा कि हम देख लेते हैं मॉडल पेपर के अंदर, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोथ आर सेम। वहां पर आपके पास दिया 13,000, एडजस्टिंग एंट्री के अंदर भी 13,000 है, तो दोनों को प्लस करके 26,000 हम लिखेंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर। उसके बाद हम जाते हैं करंट लायबिलिटीज के अंदर। करंट लायबिलिटीज के अंदर
अनअर्न्ड कमीशन, ये आपका लायबिलिटी है। अगर आप डेबिट में होगा तो लेस कर दीजिएगा, क्रेडिट में होगा तो ऐड कर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट सारे समझ में आ गए होंगे और हर टॉपिक को मैंने डीपली एक्सप्लेन किया है। 20 मिनट से ऊपर वीडियो चली गई है। अब सवालात है, कुछ सवालात है कि सर हम पहले नंबर पे कौन सा सवाल करें, दूसरे नंबर पे कौन सा करें। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको कुछ सीरियल बता रहा हूं, उम्मीद है कि ये सीरियल आपको समझ में आ जाएगी। पहले नंबर पे आपने जर्नल करना है, दूसरे नंबर पे आपने कैश बुक करना है, तीसरे नंबर पे बैंक रिकंसिलेशन करना है। आपको सेक्शन बी के अंदर 3 सवाल करने हैं। पहले नंबर पे आप कीजिएगा जर्नल, दूसरे नंबर पे कीजिएगा कैश बुक और तीसरे नंबर पे आप कर लें बैंक रिकंसिलिएशन। ठीक है। अच्छा, गुड लक होगा अगर आपके पास तरह का सवाल आ गया कि आपके पास सवाल आता है कि जर्नल बनाए, दूसरा सवाल आता है कि ऊपर जो डेटा दिया उसी का आपने टी अकाउंट बनाना है, तो फिर आप टी अकाउंट बना लीजिएगा। तो पहला सवाल जर्नल, दूसरा सवाल टी अकाउंट, तीसरा सवाल आप कैश बुक बना लो या बैंक रिकंसिलेशन बना लो। फिर एक सवाल मेरे पास आया कि सर बैलेंस शीट बनाना लाजमी है। तो मैं इस दफ़ा बच्चों को कह रहा हूं कि आपके पास 3 टॉपिक आएंगे, एडजस्टिंग एंट्री, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। तो आप एडजस्टिंग एंट्री और इनकम स्टेटमेंट कर लें। जब बैलेंस शीट आप 90% बच्चों को प्रॉब्लम कर रही है तो आप ना बनाएं। फिर एक सवाल मेरे पास बच्चे का आया कि क्या सर सेक्शन सी हम पहले कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कर तो सकते हैं, लेकिन कीजिएगा नहीं। क्यों? कि जब आप एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे देन इनकम स्टेटमेंट का लेंथी टॉपिक है, तो उसके अंदर आप टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। फिर एक सवाल मेरे पास आया कि सर हम अपने टाइम कैलकुलेशन कैसे करें। तो 20 मिनट आपके पास होंगे एमसीक्यूज़ के, तो उसको 15 मिनट में सॉल्व करें। 15 मिनट में एमसीक्यूज़ आप सॉल्व करें। देन फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको टाइम कैलकुलेशन बताऊंगा कि आपने अकाउंटिंग के पेपर में टाइम कैलकुलेशन कैसे करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये मेरी छोटी सी कोशिश थी, जो कि आप लोगों के लिए उम्मीद है कि काम आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0346273375। अगेन आई रिपीट 0346273375। कोई भी क्यूरी है, कोई भी सवाल है, अपना सवाल ड्रॉप कर दें। एज सुन एज पॉसिबल इंशाल्लाह ताला आपके दिए हुए सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। सर इमरान को इजाज़त दें इस दुआ के साथ कि अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।